हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग जो स्टडी करेंगे उस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर को हम लोग पूरा डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे और साथ में हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी क्या करेंगे, कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो सबसे पहला काम है कि हम देख लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या है। तो यदि हम बात करें कि केमिकल रिएक्शन क्या है, तो केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड with new properties। देखिए मेरे दोस्तों, केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टीज। कहने का मतलब यह है कि केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें एक नया सब्सटेंस बनता है, नई प्रॉपर्टीज के क्या बनता है, साथ बनता है। यदि हम एग्जाम्पल की मदद से समझें तो मैंने बोला कि यदि हम जिंक लेते हैं, जिंक की रिएक्शन हम लोग HCl से कराते हैं, मतलब हम रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो दोनों रिएक्शन करके क्या बनाएगा, जिंक क्लोराइड बनाएगा। जिंक क्लोराइड बनाएगा और साथ में क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। हाइड्रोजन क्या बनाएगा, गैस बनाएगा। तो मैंने क्या बोला कि यदि जिंक नाम का मेटल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो ये जिंक क्लोराइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो ये केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन, इस केमिकल रिएक्शन में जिंक क्लोराइड बना है तो ये एक नया सब्सटेंस है और इसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग है, जिंक से भी बिल्कुल अलग है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भी बिल्कुल क्या है, अलग है। तो आपको समझ आया केमिकल रिएक्शन क्या है। केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है, इसमें एक नया सब्सटेंस बनेगा, नई प्रॉपर्टीज के क्या बनेगा, साथ बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जिंक नाम का मेटल जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो जिंक क्लोराइड नाम का प्रोडक्ट बनाता है और साथ में यहाँ पर जो बाय प्रोडक्ट निकलता है वो हाइड्रोजन गैस निकलता है। यहाँ पर जो जिंक क्लोराइड बना है ये एक नया प्रोडक्ट है और इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल जिंक से भी अलग है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भी क्या है, अलग है। अब यहाँ पर देखिए, जो लेफ्ट साइड लिखे रहते हैं इनको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? जो लेफ्ट साइड लिखे रहते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। और जो राइट साइड में लिखे रहते हैं इनको हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, बोलो, प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलो, प्रोडक्ट कहते हैं। तो कहने का मतलब ये रहता है, रिएक्टेंट हमेशा कहां लिखे रहते हैं, लेफ्ट साइड में लिखे रहते हैं और प्रोडक्ट हमेशा राइट साइड में लिखे रहते हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सेपरेट करने का जो काम करता है वो एरो करता है। कौन करता है? एरो करता है। यदि आपसे कोई पूछ ले कि रिएक्टेंट किन्हें कहते हैं, तो केमिस्ट्री में हम लोग रिएक्टेंट किन्हें कहते हैं, रिएक्टेंट कौन होते हैं? तो रिएक्टेंट वो सब्सटेंस होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, तो ये कह रहा है कि रिएक्टेंट हम उन सभी सब्सटेंस को कहते हैं जो हमारी केमिकल रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, पार्ट कर रहे हैं। पार्ट का मतलब है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो कोई पूछे कि रिएक्टेंट क्या है, तो रिएक्टेंट आर दैट सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। यदि हम बात करें तो प्रोडक्ट क्या होते हैं, तो कोई पूछे कि भाई प्रोडक्ट क्या होते हैं, तो प्रोडक्ट केमिस्ट्री में वो सब्सटेंस होते हैं that formed as a result of chemical reaction। तो कहने का मतलब ये रहता है कि प्रोडक्ट हम केमिस्ट्री में उन सभी सब्सटेंस को कहते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शंस के बाद बनते हैं। तो मैंने बोला कि प्रोडक्ट आर दैट सब्सटेंस which is formed या that formed as a result of chemical reaction है। तो केमिकल रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा
जो केमिकल रिएक्शन के बाद चीज बनेगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे बोलो, प्रोडक्ट कहेंगे। तो प्रोडक्ट क्या होते हैं? प्रोडक्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो फॉर्म्ड होते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं केमिकल रिएक्शन के इन आवर डेली लाइफ। इन आर डेली लाइफ हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं केमिकल रिएक्शन के अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में होती है। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन का इन आवर डेली लाइफ में। तो पहला क्या है बोलो? पहले रस्टिंग ऑफ क्या है बोलो? रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब होता है लोहे में जंग का लगना, लोहे में जर का लगना। ये भी एक तरह की क्या है? केमिकल रिएक्शन है। बोले तो कोरोजन ऑफ मेटल है, किसी भी मेटल में कोरोजन का लगना, जंग का लगना, ये क्या है? केमिकल रिएक्शन है। दूसरा क्या है? डाइजेशन ऑफ फूड का डाइजेशन होना, ये भी एक केमिकल क्या है? रिएक्शन। यदि हम बोले राइपनिंग ऑफ फ्रूट है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स है, मतलब फलों का पकना भी एक क्या है? केमिकल रिएक्शन। यदि हम देखें तो एक रेस्पिरेशन होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो रेस्पिरेशन भी क्या है? एक केमिकल रिएक्शन। तो रेस्पिरेशन क्या होता है? जो हम लोग भोजन खाते हैं उस भोजन से क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है। तो जो भोजन खाया है उससे एनर्जी का निकलना क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन भी एक क्या है? केमिकल रिएक्शन। यदि हम देखें शॉरिंग ऑफ मिल्क, शॉरिंग ऑफ मिल्क का मतलब होता है दूध का खट्टा होना, ये भी केमिस्ट्री में क्या है? केमिकल रिएक्शन। यदि हम और बात करें तो बर्निंग ऑफ वुड है, बर्निंग ऑफ क्या है बोलो? बर्निंग ऑफ वुड है, लकड़ी का जलना या पेपर का जलना, ये सभी भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सबसे पहले बताइए केमिकल रिएक्शन क्या है? तो केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें नया सब्सटेंस बनता है, नई प्रॉपर्टीज के साथ बनता है। रिएक्टेंट किन्हें कहते हैं? हम लोग रिएक्टेंट उन्हें कहते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। प्रोडक्ट हम उन्हें कहते हैं जो केमिकल रिएक्शन के बाद बनते हैं। जो क्या बनते हैं? केमिकल रिएक्शन के बाद बनते हैं। कुछ एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन के जिन्हें हम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है, डाइजेशन ऑफ फूड है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट है, रेस्पिरेशन है, शॉरिंग ऑफ मिल्क है और बर्निंग ऑफ वुड है। ये सभी के सभी एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन के जो हम लोग अपनी जिंदगी के अंदर क्या करते हैं? अनुभव करते हैं या अपनी रोजमर्रा की लाइफ के अंदर क्या है? देखते हैं। अब हम लोग आगे देख रहे हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है केमिकल रिएक्शन का? यदि हम लोग मैग्नीशियम मेटल क्या ले? हम लोग मैग्नीशियम क्या ले बोलो? मैग्नीशियम मेटल ले और इसको बर्न करे एयर की प्रेजेंस में या बर्न करे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हम लोगों को क्या मिलता है बोलो? हम लोगों को मिलता है मैग्नीशियम, क्या मिलता है बोलो? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? ये एक व्हाइट कलर का, ये एक व्हाइट कलर का क्या है बोलो? पाउडर है, पाउडर है। यदि बात करें तो मैग्नीशियम रिबन कैसे जलता है? तो मैग्नीशियम रिबन जलता है डेजलिंग फ्लेम के साथ। किसके साथ जलता है बोलो? डेजलिंग फ्लेम के साथ जलता है। ये डेजलिंग फ्लेम क्या होती है अभी मैं समझाता हूं। देखिए मैंने क्या बोला यहां पर कि यदि हम लोग मैग्नीशियम मेटल लेते हैं, उसकी रिएक्शन हम लोग ऑक्सीजन के साथ करते हैं, तो हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड एक व्हाइट कलर का क्या रहता है? पाउडर रहता है। ये भी एक एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन का। जो मैग्नीशियम का रिबन होता है, जो मैग्नीशियम का क्या होता है? रिबन होता है। रिबन बोले तो मैग्नीशियम की एक लंबी सी पट्टी। तो जो मैग्नीशियम का रिबन होता है वो डेजलिंग फ्लेम के साथ जलता है। डेजलिंग फ्लेम का मतलब होता है चमकदार फ्लेम के साथ जलता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा छुरछुरी या फुलझड़ी, जब आप लोग उसे दिवाली पे जलाते हैं तो उसमें से क्या निकलती है? फ्लेम निकलती है। बट उस फ्लेम में क्या रहती है? चमक रहती है। तो उसको हम कहते हैं डेजलिंग फ्लेम। तो ऐसे ही जो मैग्नीशियम का रिबन है या मैग्नीशियम की जो पट्टी है,
वो किसके साथ जलती है बोलो, डेजलिंग फ्लेम के साथ जलेगी और एक व्हाइट कलर का क्या बनाएगी, पाउडर बनाएगी। और जो ये व्हाइट कलर का पाउडर रहता है ये क्या रहता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का रहता है। देखिए यहां से एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्रिएट होता है कि वाई मैग्नीशियम रिबन, वाई मैग्नीशियम रिबन, वाई मैग्नीशियम रिबन रबिंग विद, वाई मैग्नीशियम रिबन रबिंग विद सैंड पेपर, रबिंग विद सैंड पेपर बिफोर, बिफोर क्या है बोलो, बिफोर बर्निंग। तो माय डियर फ्रेंड्स ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कभी कभी ये पेपर में भी आता है। ये कह रहे हैं कि वाई मैग्नीशियम रिबन रबिंग, रबिंग का मतलब होता है रगड़ना। ये कह रहे हैं कि क्यों मैग्नीशियम के रिबन को हम लोग रगड़ते हैं, किससे रगड़ते हैं, सैंड पेपर से। सैंड पेपर बोलते हैं हम लोग रेगमाल को, किसे बोलते हैं, रेगमाल को, जैसे दीवारें रगड़ते हैं हम लोग, ठीक है, तो ऐसे ही हम इसको भी रगड़ते हैं। तो ये कह रहे हैं कि मैग्नीशियम के रिबन को हम क्यों रबिंग करते हैं, क्यों रगड़ते हैं, सैंड पेपर से, उसे जलाने से पहले। तो देखिए जो मैग्नीशियम का रिबन होता है इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर डेवलप हो जाती है जिसे कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं बोलो, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो मैग्नीशियम की पट्टी है उसके ऊपर एक लेयर जमा हो जाती है, लेयर डेवलप हो जाती है, जो लेयर होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड। हम लोगों को ये मैग्नीशियम की जो ऑक्साइड की लेयर है इसे उतारना होता है। यदि हम इसको नहीं उतारेंगे तो मैग्नीशियम का रिबन प्रॉपर तरीके से जल नहीं पाएगा। तो क्यों रबिंग कर रहे हैं हम लोग उसको सैंड पेपर से, ताकि हम लोग क्या कर सके, ताकि हम लोग क्या कर सके बोलो बच्चों, रिमूव कर सके। क्या रिमूव कर सके, प्रोटेक्टिव लेयर, ताकि हम लोग रिमूव कर सके प्रोटेक्टिव लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर किसकी, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ किसकी, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड की होती है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है, MgO होता है। तो मेरे को बताइए बच्चों, हम लोग मैग्नीशियम के रिबन को, मैग्नीशियम की पट्टी को इसलिए रबिंग करते हैं सैंड पेपर से ताकि उसके सरफेस से जो प्रोटेक्टिव लेयर है मैग्नीशियम ऑक्साइड की उसको क्या किया जा सके, रिमूव किया जा सके। अब आप कहेंगे कि सर यदि रिमूव नहीं करेंगे तो क्या होगा, यदि हम उसको रिमूव नहीं करेंगे, नहीं हटाएंगे, तो मैग्नीशियम का रिबन प्रॉपर तरीके से बर्न नहीं हो पाएगा, जल नहीं पाएगा। तो उसे जलाने के लिए सबसे पहले इस प्रोटेक्टिव लेयर को आपको हटाना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए बहुत प्यारे बच्चे, अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है कैरेक्टरिस्टिक है। क्या नाम है बोलो, कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या है बोलो, केमिकल, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होते है विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है खासियत। तो जो केमिकल रिएक्शन होती हैं उनकी कुछ खासियत रहती है, उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक रहती है, या बोले तो उनकी कुछ क्या रहती है, विशेषताएं रहती है। हम यहां पर 5 पढ़ेंगे, कितनी पढ़ेंगे बोलो, कैरेक्टरिस्टिक 5 पढ़ेंगे। तो पहली जो कैरेक्टरिस्टिक हम लोग पढ़ते हैं जिसका नाम है इवोल्यूशन ऑफ, इवोल्यूशन ऑफ क्या है बोलो, इवोल्यूशन ऑफ क्या है, गैस। कहने का मतलब ये रहता है बहुत सारी केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है जब वो होंगी तो उनमें से क्या निकलेगी, गैस निकलेगी। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन का मतलब होता है निकलना। कहने का मतलब यह है कि प्रकृति में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन ऐसी हैं जब वो होती हैं तो उनमें से क्या निकलती है, गैस निकलती है, गैस का इवोल्यूशन होता है। दूसरी की यदि हम बात करें तो सेकंड की बात करें तो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। क्या नाम है बोलो बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। कहने का मतलब यह है कि केमिस्ट्री में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन ऐसी हैं जब वो होंगी तो उनमें क्या बनेगा बोलो, प्रेसिपिटेट बनेगा। ये प्रेसिपिटेट क्या चीज रहती है वो अभी हम लोग थोड़ी देर के अंदर डिस्कस करेंगे। अब देखिए 2 तो इधर लिख देंगे, अब हम लोग थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इधर लिख देंगे। देखिए तो जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक रहती है जिसका नाम है चेंज इन कलर है। क्या बोलो बच्चों, चेंज इन कलर। तो कहने का मतलब यह है कि केमिस्ट्री में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन ऐसी हैं जब वो होंगे तो उनके कलर में क्या आएगा बोलो, चेंज आएगा। क्या आएगा बोलो, उनके कलर में चेंज आएगा। अब यदि हम चौथी कैरेक्टरिस्टिक को देखें तो चौथी कैरेक्टरिस्टिक जो रहती है उसका नाम रहता है चौथी, जिसे हम लोग कहते हैं चेंज इन, चेंज इन क्या रहता है बोलो, चेंज इन
क्या रहते? स्टेट रहते। तो चेंज इन स्टेट है। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी केमिकल रिएक्शन ऐसी हैं जब वो होंगी तो उनके स्टेट में क्या आएगा? चेंज आएगा। जैसे सॉलिड लिक्विड में बदल जाएगा, लिक्विड गैस में बदल जाएगा, या गैस गैस सॉलिड में बदल जाएगी, इस तरीके की रिएक्शन रहती है। अब पांचवी जो रिएक्शन रहती है जिसका नाम है चेंज इन टेम्परेचर। क्या है बोलो? चेंज इन, क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। तो कहने का मतलब ये रहता है केमिस्ट्री में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन ऐसी होती हैं जब वो होंगी तो उनके टेम्परेचर में क्या आएगा? चेंज आएगा। या तो टेम्परेचर बढ़ेगा या टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोग रिएक्शन करा रहे होते हैं या तो वो टेस्ट ट्यूब बहुत गर्म हो जाएगी या वो बहुत क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। तो देखिए कितनी कैरेक्टरिस्टिक हम लोग पढ़ेंगे, 5 पढ़ेंगे, 1 बाय 1 है। तो पहली पढ़ेंगे जिसका नाम है इवोल्यूशन ऑफ गैस पढ़ेंगे। दूसरी का नाम क्या बोलो? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट पढ़ेंगे। तीसरी का नाम है चेंज इन कलर पढ़ेंगे, और चौथी का नाम है चेंज इन स्टेट पढ़ेंगे, और पांचवी का नाम है चेंज इन टेम्परेचर पढ़ेंगे। एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक हम लोग पढ़ रहे हैं पहले नंबर की, जिसका नाम है इवोल्यूशन। क्या नाम है बोलो बच्चों? इवोल्यूशन ऑफ क्या है? गैस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि केमिस्ट्री में बहुत सारी रिएक्शन ऐसी होती हैं जब वो होंगी तो उनमें से क्या निकलेगी? गैस निकलेगी। तो मेरे को क्या बताना है? द सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ गैस। कहने का मतलब यह है कि बहुत सारी केमिकल रिएक्शन ऐसी हैं जब वो होती हैं तो उनमें से क्या निकलती है? गैस निकलती है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम लोग समझें तो हमारे पास जिंक नाम का मेटल है। क्या है बोलो? जिंक है। तो हमारे पास जिंक है। यदि जिंक की रिएक्शन हम HCl के साथ कराते हैं, HCl का नाम रहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है। क्या रहता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इन दोनों में रिएक्शन होती है तो रिएक्शन होने के बाद बनता है जिंक क्लोराइड, और साथ में बनता है क्या? H2 गैस। क्या बनता है? H2 गैस। Zn का नाम रहता है जिंक, HCl का नाम रहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ZnCl2 का नाम रहता है जिंक क्लोराइड, और साथ में यहां पर क्या निकल रही है? H2 निकल रही है। H2 मतलब होता है गैस। जब गैस निकलती है तो इसका जो साइन होता है वो अपवर्ड एरो होता है। यदि ऊपर को हम लोग एरो कर देते हैं तो इसका मतलब होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो कहने का मतलब ये है यदि हम लोग जिंक नाम के मेटल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जिंक क्लोराइड बनता है, और साथ में बहुत सारे अमाउंट में हाइड्रोजन क्या निकलती है? गैस निकलती है। तो कहने का मतलब यह है कि इस रिएक्शन को होते दौरान तो इसमें से क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो पहली बात यह है द सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ गैस। For example, the reaction of zinc with hydrochloric acid is characterized by the evolution of hydrogen gas. यदि हम लोग जिंक की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करते हैं तो इसकी विशेषता है कि इसमें से हाइड्रोजन नाम की क्या निकलती है? गैस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए अब हम लोग दूसरी रिएक्शन देख रहे हैं जिसका नाम है दोस्तों, सेकंड रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ। तो सेकंड नंबर हम देख रहे हैं जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ क्या है बोलो? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट को शॉर्ट में हम लोग पीपीटी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं बोलो? पीपीटी लिख देते हैं। तो पीपीटी को हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट कहते हैं। देखिए ध्यान से, आराम से समझिए। देखिए पहले प्रेसिपिटेट समझिए। प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट क्या होता है? इनसोल्यूबल। ये इनसोल्यूबल क्या होता है? सब्सटेंस होता है। ये इनसोल्यूबल सब्सटेंस होता है which is formed during chemical reaction। देखो बात, तो प्रेसिपिटेट पहले समझिए। प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस होता है जो बनता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान। यदि आप ऐसा समझ लीजिए कि प्रेसिपिटेट एक सॉलिड सब्सटेंस होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान बनता है। एग्जांपल के तौर पे देखिए, आपने बहुत गर्म दूध लिया है, बॉयल मिल्क लिया है, अब उसके अंदर आपने नींबू का रस निचोड़ दिया है। यदि आप लोग नींबू का रस निचोड़ देते हैं गर्म दूध के अंदर तो दोनों में रिएक्शन होती है और दूध फट जाता है। फटने के बाद व्हाइट कलर के पनीर बनते हैं। केमिस्ट्री की भाषा में जो व्हाइट कलर के पनीर बने हैं ये केमिस्ट्री की भाषा में व्हाइट प्रेसिपिटेट है। तो आपने क्या देखा कि यदि हम दूध की रिएक्शन लेमन जूस के साथ कराते हैं
तो दोनों में रिएक्शन होती है और व्हाइट कलर के पनीर टाइप के सब्सटेंस बनते हैं। जो व्हाइट कलर के पनीर टाइप के सब्सटेंस बन रहे हैं, इन्हें हम केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो ऐसा नहीं है कि सभी रिएक्शन के अंदर व्हाइट ही प्रेसिपिटेट बने, अलग अलग रिएक्शंस के अंदर अलग अलग तरह के क्या बनते हैं, प्रेसिपिटेट बनते हैं और उनका रंग भी अलग अलग रहता है। तो पहले कोई पूछे कि प्रेसिपिटेट क्या है, तो आपको कहना है कि प्रेसिपिटेट एक सॉलिड सब्सटेंस है या इनसॉल्युबल सब्सटेंस है जो फॉर्म्ड होता है किसी भी केमिकल रिएक्शंस के दौरान। अब हम लोग एग्जांपल की मदद से समझते हैं। देखिए, यदि हम लोग रिएक्शन ले कॉपर सल्फेट, यदि हम लोग, दिखाई दे रहा है भाई, वेरी गुड, यदि हम कॉपर सल्फेट की रिएक्शन ले, क्या है बोलो, CSO4 है, कॉपर सल्फेट की रिएक्शन ले NaOH के साथ करें। CuSO4 का नाम केमिस्ट्री में कॉपर सल्फेट रहता है, NaOH का नाम केमिस्ट्री में सोडियम हाइड्रोक्साइड रहते हैं। इन दोनों के आपस में क्या होगी, रिएक्शन होगी, और रिएक्शन होकर करके क्या बनाएगा, CuOH का होल ट्वाइस बनाएगा, और साथ में यहां पर क्या बनाएगा, Na2, क्या बनाएगा, Na2SO4 बनेगा। ये जो CuOH का होल ट्वाइस है, इसका नाम है कॉपर हाइड्रोक्साइड। क्या है बोलो, कॉपर हाइड्रोक्साइड। कॉपर हाइड्रोक्साइड केमिस्ट्री की भाषा में एक प्रेसिपिटेट है, और यदि हम बात करें तो इसका रंग ब्लू रहता है। क्या रहते हैं, ब्लू रहते हैं, दिखाई दे रहा है। ओके, देखिए एग्जांपल समझिए। यदि हम लोग लेबोरेटरी के अंदर कॉपर सल्फेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं, तो दोनों में रिएक्शन होती है, और रिएक्शन होने के बाद हमें एक ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है, और ये जो ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट होता है ये कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड का होता है, और यहां पर जो बाय प्रोडक्ट मिलता है ये सोडियम सल्फेट मिलता है। क्या मिलता है, सोडियम सल्फेट। ये रिएक्शन क्या है, अभी अनबैलेंस है, अभी अनबैलेंस में ही छोड़ दीजिए। अभी थोड़ी देर में हम केमिकल रिएक्शन को, ये केमिकल इक्वेशन को आपको बैलेंस करना भी सिखाएंगे कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि भाई प्रेसिपिटेट क्या है, तो आपको कहना है कि प्रेसिपिटेट एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है जो फॉर्म्ड होता है ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। कोई पूछे कि एग्जांपल बताओ, तो आपको कहना है कि यदि हम रिएक्शन करें कॉपर सल्फेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हम लोगों को ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है, और किसका ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है, कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड का मिलता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब आगे देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे जो थर्ड है, जिसका नाम है चेंज इन कलर है। क्या है बोलो, चेंज इन कलर है। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन की, जब वो होंगी तो उनके कलर में क्या आएगा, चेंज आएगा। क्या आएगा, कलर में चेंज है। तो देखते हैं कैसे आता है। देखिए दोस्तों, जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है जिसका नाम है चेंज इन कलर है। क्या नाम है बोलो दोस्तों, चेंज इन कलर है। और देखिए, जो दोस्त देख रहे हैं वीडियो लेक्चर को, भाई वो लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अपने दोस्तों में क्या करें, शेयर करें। और मेरे दोस्तों सपोर्ट करें, क्योंकि हमारी एकदम इनिशियल है, एकदम हम लोग शुरुआत से चीजें चल रही हैं। देखिए, थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक हम लोग पढ़ रहे हैं जिसका नाम है चेंज इन कलर है। तो केमिस्ट्री में वैज्ञानिक ये कहते हैं कि बहुत सारी केमिकल रिएक्शन ऐसी है, जब वो होंगी तो उनके कलर में क्या आएगा, चेंज आएगा, मतलब उनका रंग क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो यदि हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखें, तो हमारे पास कॉपर सल्फेट है, CuSO4 है, इसका नाम रहता है केमिस्ट्री में, क्या रहता है, कॉपर सल्फेट रहता है। इसके यदि रंग की बात करें तो कॉपर सल्फेट का रंग कैसा रहता है, ब्लू कलर का रहता है। यदि इसके अंदर हम थोड़ी बहुत आयरन नेल्स डाल दें, आयरन नेल्स का मतलब होता है लोहे की कील डाल दें, तो इन दोनों की रिएक्शन होगी। तो ये क्या हो गया, Fe हो, Fe। तो हमने इसके अंदर डाला आयरन नेल्स डाला, तो मैंने क्या करा, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, इसका रंग कैसा था, ब्लू कलर का था, और इसके अंदर मैंने कुछ लोहे की क्या डाल दी, कीले डाल दी, मतलब आयरन नेल्स डाल दी। इन दोनों की आपस में क्या होगी बोलो, रिएक्शन होगी। और जैसे ही रिएक्शन होगी तो देखिए क्या होगा, आयरन ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। कहने का मतलब ये कि आयरन किसकी जगह पर आ जाएगा, कॉपर की जगह। तो ये बनेगा FeSO4 बनेगा। इसका नाम रहता है केमिस्ट्री में कॉपर, क्या रहता है बोलो बच्चों, कॉपर सल्फेट रहता है। और यदि हम कॉपर सल्फेट की बात करें तो कॉपर सल्फेट का जो रंग रहता है, सॉरी ये कॉपर सल्फेट नहीं, ये कौन है, फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट। और यदि हम फेरस सल्फेट की बात करें तो फेरस सल्फेट का जो रंग रहता है वो कैसा रहता है, लाइट ग्रीन रहता है। क्या रहता है बोलो, लाइट ग्रीन रहता है। अभी थोड़ा समझिए, देखिए केमिस्ट्री में कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है, जब वो होंगी तो उनके कलर में क्या आएगा, चेंज आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझे, जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रहता है,
इसका रंग कैसा रहता है, ब्लू रहता है। यदि हम इसके अंदर आयरन नेल्स डाल दें तो दोनों की आपस में रिएक्शन होगी और क्या बनेगा, फेरस सल्फेट बनेगा और कॉपर यहां पर क्या हो जाएगा बोलो, कॉपर यहां पर डिस्प्लेस हो जाएगा। अब यहां पर जो फेरस सल्फेट बना है इसका जो रंग रहता है वो लाइट ग्रीन रहता है। क्या रहता है, लाइट ग्रीन रहता है। तो आपने क्या देखा कि यहां से जो ब्लू कलर था ये ब्लू कलर किसमें चेंज हो गया, लाइट ग्रीन में चेंज हो गया। किसमें चेंज होगा बोलो, लाइट ग्रीन में। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इन दोनों में जब रिएक्शन हुई तो इनका क्या बदल गया, रंग बदल गया। और जिन केमिकल रिएक्शंस में सब्सटेंस का या चीजों का रंग बदल जाता है तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं चेंज इन कलर, या ऐसी रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक होती है चेंज इन कलर। देखिए फोर्थ जो रिएक्शन रहती है जिसका नाम है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन क्या है बोलो, चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर की यदि बात करें तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है जब वो होंगी तो उनके टेम्परेचर में चेंज आएगा, या तो टेम्परेचर बढ़ेगा या टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा। इसके आधार पे जो चेंज इन टेम्परेचर है इसके आधार पे रिएक्शन दो तरह की होती है। एक को हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक को क्या कहते हैं बोलो बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और दूसरे को हम लोग कहते हैं एंडो, क्या कहते हैं बोलो, एंडोथर्मिक। क्या कहते हैं बोलो, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो चेंज इन टेम्परेचर के आधार पर रिएक्शन दो तरह की होती है। एक रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं और दूसरी रिएक्शन को हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ये पेपर में बहुत बार आता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। ये आपको डिफरेंशिएट करना है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं जिसका नाम है एक्सोथर्मिक। क्या बोलो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, ये वो रिएक्शन होती है, दीज आर द रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी, इन विच हीट एनर्जी इज क्या होती है बोलो, इन विच हीट एनर्जी इज क्या होती है बोलो, रिलीज। तो कहने का मतलब ये रहता है केमिस्ट्री में हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन उन रिएक्शन को कहते हैं जिन रिएक्शंस को होते दौरान उनमें से क्या निकलती है, हीट निकलती है, ये बोले तो हीट एनर्जी निकलती है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या हुई, दीज आर द रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज रिलीज होती है। एग्जांपल के तौर पे देखिए यहां पर मेरे पास CaO है। CaO का नाम रहता है कैल्शियम ऑक्साइड रहता है। कैल्शियम ऑक्साइड का ही दूसरा नाम क्या रहता है बोलो बच्चों, क्विकलाइम रहता है। यदि हम क्विकलाइम के अंदर पानी डालते हैं तो दोनों में आपस में रिएक्शन होती है और दोनों में रिएक्शन होकर के जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है CaOH का होल ट्वाइस। इसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम होता है स्लेग्ड लाइम। क्या होता है बोलो बच्चों, स्लेग्ड लाइम। और यहां पर बहुत सारे अमाउंट में काफी सारी क्या निकलेगी, हीट निकलेगी, या बोले तो हीट एनर्जी। तो ये तो आपने क्या देखा कि जब भी हम कैल्शियम ऑक्साइड की या क्विकलाइम की रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं तो हम लोगों को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेग्ड लाइम नाम का प्रोडक्ट मिलता है और साथ में अच्छी खासी अमाउंट में क्या रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो जिन रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है, जिन रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज होती है, उन सभी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए बी नंबर पे यदि हम देखें तो बी नंबर पे हमारे पास रहती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, ये वो रिएक्शन होती है इन विच हीट एनर्जी इज क्या होती है बोलो, इज एब्जॉर्ब्ड होती है। देखो तो माय डियर फ्रेंड्स, एंडोथर्मिक रिएक्शन केमिस्ट्री में हम उन सभी रिएक्शन को कहते हैं जिन रिएक्शंस के अंदर हीट एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब्ड होती है। यह कहने का मतलब है कि यदि हमें रिएक्शन करानी है तो उसे कराने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है या हम लोगों को हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो देखिए एग्जांपल के तौर पे देखिए मेरे पास CaCO3, तो CaCO3 को हम कहते हैं कैल्शियम, क्या कहते हैं, कार्बोनेट कहते हैं। जो कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं इसका दूसरा नाम रहता है मार्बल। क्या रहता है बोलो, मार्बल रहता है।
तो यदि हम कैल्शियम कार्बोनेट को और मार्बल को हम लोग क्या करें, हीट करें। एक बात और याद रखें, यदि हीट निकल रही है तो प्रोडक्ट की साइड लिखते हैं, और यदि हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हीट देनी पड़ रही है, तो रिएक्टेंट की साइड लिखते हैं। तो जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, और डिकम्पोज होने पर CaO और आपको CO2 देगा। CaO का नाम रहता है कैल्शियम, O का नाम रहता है ऑक्साइड, तो नाम हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, और CO2 का नाम रहता है कार्बन डाई, क्या रहता है बोलो बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपने क्या देखा कि एंडोथर्मिक रिएक्शन हम उन सभी रिएक्शन को कहते हैं जिन रिएक्शंस के अंदर हीट एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। एग्जांपल के तौर पे देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम मार्बल भी कहते हैं। यदि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो हीट करने पर यहाँ डिकम्पोज हो जाता है, इसमें डिकम्पोज हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में, और साथ में यहाँ पर क्या रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपने देखा कि इस रिएक्शंस को कराने के लिए हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, और जिन रिएक्शंस में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उन सभी रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो कितनी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ चुके हम लोग, 3। तो पहली पढ़ चुके हैं जिसका नाम इवोल्यूशन ऑफ गैस है, दूसरे का नाम फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट है, और तीसरे का नाम है चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, और चेंज इन कलर है। तो टोटल कितनी हो गई हमारी, 4 हो गई। अब हम लोग 5वीं कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ेंगे कि 5वीं कैरेक्टरिस्टिक क्या रहती है। आप जल्दी से इसका क्या ले लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मेरे दोस्तों, जो 5वीं कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास, जिसका नाम है चेंज इन, क्या बोलो, चेंज इन क्या है बोलो, चेंज इन स्टेट। कहने का मतलब ये है कि प्रकृति में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन ऐसी है, जब वो होंगी तो उनके स्टेट में क्या आएगा, चेंज आएगा। 3 हमारे पास स्टेट होती है, एक को हम कहते हैं सॉलिड, दूसरी को हम लोग कहते हैं लिक्विड, और तीसरी को हम लोग क्या कहते हैं, गैस है। तो मैंने क्या बोला, द सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंज इन स्टेट। एग्जांपल के तौर पे देखिए, जैसे हमारे पास NH3 है, तो NH3 हम लोगों ने किस फॉर्म में लिया, गैस। ये कौन है बोलो, अमोनिया। तो अमोनिया क्या है, गैस। अब मैंने HCl लिया है, इसका नाम है हाइड्रो, क्या बोलो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी क्या है, गैस। इन दोनों में आपस में क्या होगी, रिएक्शन होगी, और रिएक्शन होकर के क्या बनाएंगे, NH4 और Cl बनेंगे। इसका नाम रहता है अमोनियम क्लोराइड। क्या रहता है बोलो, अमोनियम क्लोराइड रहता है। क्या रहते हैं बोलो, अमोनियम क्लोराइड रहते हैं। तो अमोनियम जो क्लोराइड रहते हैं ये कैसा रहता है बोलो, सॉलिड रहते हैं। तो ये सॉलिड होता है। तो आपने क्या देखा, यदि हम लोग अमोनिया नाम की गैस को हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम की गैस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो दोनों की आपस में रिएक्शन होती है और हमें एक सॉलिड सब्सटेंस मिलता है। किसका सॉलिड सब्सटेंस मिलता है, अमोनियम क्लोराइड का। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि इस रिएक्शन में क्या चेंज हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है। गैस से कोई चीज किसमें बदल रही है, सॉलिड में बदल रही है। किसमें बदल रही है, सॉलिड में। तो कहने का मतलब ये है मेरे दोस्तों कि प्रकृति में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन ऐसी है जब वो होती हैं तो उनके स्टेट में क्या आता है, चेंज आता है। एक और यदि हम लोग नॉर्मल एग्जांपल देखें तो नॉर्मल एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कैंडल। क्या है बोलो, बर्निंग ऑफ क्या है बोलो, बर्निंग ऑफ क्या है, कैंडल। तो बर्निंग ऑफ कैंडल जो है ये भी एक एग्जांपल है चेंज इन स्टेट का। तो पहले जो कैंडल रहती है वो सॉलिड होती है, जब वो जलना शुरू हो जाती है तो पहले वो क्या होती है, लिक्विड में चेंज होती है, मेल्ट होती है, और फिर धीरे धीरे वो लिक्विड से किस में बदल जाती है, गैस में बदल जाती है। तो बर्निंग ऑफ कैंडल भी जो है ये एक एग्जांपल है किसका, चेंज इन स्टेट का। तो बताओ पहले क्या थी, पहले कैंडल कैसी थी, सॉलिड थी, सॉलिड से वो मेल्ट हुई और मेल्ट होके किस में बदल गई, लिक्विड में, और फिर वो लिक्विड से फाइनली किस में बदल गई, गैस में। और एक समय आता है जब आप लोगों को कैंडल का कुछ भी रेजिड्यू देखने को नहीं मिलता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या पढ़ी है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ी है कि केमिकल रिएक्शन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। एक बार बताइए कितनी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी है आपने, 5। तो पहली का नाम क्या बोलो, इवोल्यूशन ऑफ गैस है। दूसरे का नाम क्या बोलो, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तीसरे का नाम क्या है, चेंज इन कलर है। चौथे का नाम क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। और पांचवे का नाम क्या है, चेंज इन स्टेट है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं जो 10-5 मिनट का है। टॉपिक का नाम है हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। क्या है बोलो, केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। अच्छा पहले एक बात और समझ लीजिए, हम यहां पर 2 चीजें समझते हैं। एक होती है हमारे पास केमिकल, क्या होती है बोलो, केमिकल
रिएक्शन होती है, और एक हमारे पास क्या होती है, केमिकल क्या होती है बोलो, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन। तो कभी कभी टीचर ये पूछ लेते हैं कि भाई केमिकल रिएक्शन हम किन्हें कहते हैं और केमिकल इक्वेशन हम लोग किन्हें कहते हैं। देखो केमिकल रिएक्शन किन्हें कहते हैं, केमिकल रिएक्शन हम उन्हें कहते हैं जिनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जिनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसकी फॉर्म में, वर्ड्स की फॉर्म में, या बोले तो किसकी फॉर्म में, लैंग्वेज की फॉर्म में। तो जिन्हें हम लोग वर्ड्स की फॉर्म में लिखते हैं या लैंग्वेज की फॉर्म में लिखते हैं वो तो होती है केमिकल रिएक्शन। और केमिकल इक्वेशन किन्हें कहते हैं, केमिकल इक्वेशन हम उन्हें कहते हैं जिन्हें हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं बोलो, सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर किसकी फॉर्म में, फॉर्मूले की फॉर्म में। तो यदि हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन को वर्ड और लैंग्वेज की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो केमिकल रिएक्शन है, और यदि सिंबल और फॉर्मूले की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो केमिकल इक्वेशन है। अभी थोड़ा समझिए, आराम से समझिए। देखो देखिए मेरे दोस्त, कैसे करेंगे हम लोग इसे। जैसे मेरे पास जिंक है, जिंक ने रिएक्शन करी किसके साथ बोलो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो जिंक ने रिएक्शन करी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्या बनाया बोलो, जिंक क्लोराइड बनाया, और साथ में क्या बनाया बोलो, हाइड्रोजन, क्या बनाया बोलो दोस्तों, हाइड्रोजन गैस बनाया। अब ये किसकी फॉर्म में बोलो, वर्ड की फॉर्म में, लैंग्वेज की फॉर्म में। यदि कोई भी चीज वर्ड और लैंग्वेज की फॉर्म में होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, केमिकल, क्या कहते हैं, रिएक्शन। तो ये तो हो गई केमिकल रिएक्शन। अब इस केमिकल रिएक्शन की हम क्या लिखेंगे, केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन कैसे बनेगी, तो मेरे पास Zn है, जिनका सिंबल क्या रहता है, Zn रहता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या रहता है, HCl। दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, जिंक क्लोराइड, और साथ में क्या बनाएंगे, H2। ये हमारे पास केमिस्ट्री में क्या हो गई बोलो बच्चों, केमिकल, क्या हो गई दोस्तों, केमिकल इक्वेशन। तो कहने का मतलब यह है कि जो चीज वर्ड की फॉर्म में होती है, लैंग्वेज की फॉर्म में होती है, वो होती है केमिकल रिएक्शन, और जो सिंबल और फॉर्मूले की फॉर्म में होती है वो होती है केमिकल इक्वेशन। तो ऊपर वाली क्या है, केमिकल रिएक्शन, और नीचे वाली क्या है, ऊपर वाली केमिकल रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन। समझ आए कि नहीं, एक और समझ लेते हैं। जैसे मैंने बोला कैल्शियम है, जैसे मैंने बोला कैल्शियम है, तो कैल्शियम की रिएक्शन किसके साथ करी, ऑक्सीजन के साथ। तो क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड बना। तो कैल्शियम ऑक्साइड है। तो यदि हम कैल्शियम नाम के मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करते तो कैल्शियम ऑक्साइड बना। तो ये क्या हो गई बोलो, केमिकल, क्या हो गई बोलो भाई, ये हो गई केमिकल रिएक्शन। अब इसकी यदि हमें केमिकल इक्वेशन लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, कैल्शियम का सिंबल क्या होता है, Ca, ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं, O2। इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, CaO। तो ये बन गई केमिकल, क्या बन गई बोलो, केमिकल, क्या बन गई, केमिकल इक्वेशन बन गई। तो ऊपर वाली केमिकल रिएक्शन है और नीचे वाली केमिकल क्या है, इक्वेशन। यदि किसी भी चीज को हम लोग वर्ड की फॉर्म में लिख रहे हैं, लैंग्वेज की फॉर्म में लिख रहे हैं तो वो केमिकल रिएक्शन हो जाती है, और यदि किसी चीज को हम लोग सिंबल और फॉर्मूले की फॉर्म में लिख रहे हैं तो वो केमिकल इक्वेशन हो जाती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जिस टॉपिक का नाम है हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम कैसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाएंगे। तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी हम देखते हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव हम कैसे बनाते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम लोग देख रहे हैं हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। ये कह रहे हैं कि हम कोई भी केमिकल इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बनाएंगे। इंफॉर्मेटिव का मतलब है हमने केमिकल इक्वेशन को देखा और उसे देखते ही हम लोगों को काफी सारी क्या मिल गई, इंफॉर्मेशन। तो देखिए पहला तरीका क्या है, पहला तरीका है बाय इंडिकेटिंग। तो हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं फॉलोइंग तरीकों से, मतलब कुछ तरीकों से। तो पहला तरीका क्या है, बाय इंडिकेटिंग। बाय इंडिकेटिंग
द फिजिकल स्टेट, बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं क्या इंडिकेट करके, उसके फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट कैसे है, यदि कोई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सॉलिड है तो सॉलिड के लिए छोटा एस का इस्तेमाल करेंगे, कोई लिक्विड है तो लिक्विड के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे बोलो, एल इस्तेमाल करेंगे, और कोई गैस है तो गैस के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, जी इस्तेमाल करेंगे। और यदि एक्वस है, एक्वस का मतलब होता है सॉल्यूशन इन वाटर, तो सॉल्यूशन इन वाटर, सॉल्यूशन इन वाटर, तो एक्वस के लिए हम AQ का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान से देखिए, यदि कोई चीज सॉलिड है तो सॉलिड के लिए हम उसके ब्रैकेट में S लिख देंगे, लिक्विड है तो उसके लिए हम L लिख देंगे, और गैस है तो उसके लिए G लिख देंगे। और कोई चीज एक्वस है, एक्वस का मतलब है कोई चीज पानी में घुली हुई है, तो कोई चीज यदि पानी के अंदर है या कोई भी सॉल्यूशन पानी के अंदर है तो उसके लिए हम AQ लिख देंगे। क्या लिख देंगे, AQ लिख देंगे। तो पहला तरीका है। दूसरा तरीका है बाय इंडिकेटिंग, बाय इंडिकेटिंग, बाय इंडिकेटिंग हीट चेंज, बाय इंडिकेटिंग हीट चेंज। अब सुनो, बाय इंडिकेटिंग हीट चेंज का क्या मतलब होता है, यदि रिएक्शन एक्सोथर्मिक, यदि रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक, मतलब रिएक्शन ऐसी है जिसमें से हीट निकल रही है, यदि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो आप क्या लिखेंगे, हीट लिखेंगे। आप हीट लिखेंगे मतलब हीट का क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, हीट लिखेंगे। और कहां लिखेंगे बोलो, कहां लिखेंगे, प्रोडक्ट साइड। क्या लिखेंगे बोलो, प्रोडक्ट साइड। तो कहने का मतलब यह है कि यदि हमारे पास कोई रिएक्शन है और वो एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक का मतलब उसमें से बहुत सारी हीट निकल रही है, तो आप लोगों को उस रिएक्शन में हीट लिखना है, और किस साइड में लिखना है बोलो, प्रोडक्ट की साइड। यदि हम यहां पर बात करें तो यदि हमारे पास एंडोथर्मिक, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब ऐसी रिएक्शन है जिसे होने में या कराने के लिए हमें हीट की क्या पड़ रही है, जरूरत पड़ रही है। तो अब आप हीट लिखेंगे, आप हीट लिखेंगे, और कहां लिखेंगे आप हीट को, कहां लिखेंगे आप हीट को, रिएक्टेंट साइड लिखेंगे। कहां लिखेंगे बोलो, रिएक्टेंट, कहां लिखेंगे बोलो, रिएक्टेंट साइड। तब रिएक्टेंट साइड लिखेंगे। एक्सोथर्मिक में हीट प्रोडक्ट की साइड लिखी जाती है, और एंडोथर्मिक में जो हीट होती है वो रिएक्टेंट की साइड लिखी जाती है। और जो तीसरा तरीका है बाय इंडिकेटिंग, बाय इंडिकेटिंग, बाय इंडिकेटिंग, बाय इंडिकेटिंग द कंडीशन, बाय इंडिकेटिंग द कंडीशन ऑफ रिएक्शन। यदि हम लोग रिएक्शन की कंडीशन को इंडिकेट करते हैं, मतलब बताते हैं कि रिएक्शन कौन कौन सी कंडीशन में हो रही है, तो भी हम लोग रिएक्शन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे समझ, देखिए जैसे मेरे पास एक रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की, किसकी रिएक्शन है बोलो, फोटोसिंथेसिस की। तो मेरे पास एक रिएक्शन है, या बोले तो केमिकल इक्वेशन है, तो मेरे पास केमिकल इक्वेशन, और किसकी है बोलो बच्चों, फोटो, किसकी है मेरे दोस्तों, फोटोसिंथेसिस। तो मेरे पास एक केमिकल इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस, तो उसमें मैं क्या क्या इंडिकेट करूंगा, उसका फिजिकल स्टेट इंडिकेट करूंगा, उसकी कंडीशन इंडिकेट करूंगा, और उसमें एनर्जी रिलीज हो रही है या नहीं हो रही है वो सब इंडिकेट करेंगे। देखिए यहां पर मेरे पास फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, 6CO2 होता है। तो CO2 क्या है, गैस है। क्या है बोलो, गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है। अब आप कहेंगे सर आपने 6 क्यों लिखा है, इसको बैलेंस करने के लिए। अभी हम लोग सीखेंगे कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास क्या है, 6H2। H2O क्या रहते हैं, लिक्विड रहते हैं। अब क्या मिलेगा हम लोगों को, C6H12O6 मिलेगा। ये कैसा रहता है, सॉलिड रहता है, और इसे हम कहते हैं ग्लूकोज कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, ग्लूकोज। साथ में क्या निकलेगा, 6O2 निकलेगा, और ये क्या हो गया, गैस हो गया। ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है बोलो, सन लाइट की, और दूसरा किसकी प्रेजेंस में होते हैं, क्लोरोफिल की। तो देखो पहले क्या करा, तो पहले तो हम लोगों ने रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट लिखी। जैसे कि भाई CO2 का लिख दिया गैस है, तो हमें रिएक्शन में बता रहा है कि CO2 गैस होती है। H2O क्या लिख दिया, लिक्विड, ये बता रहा है कि H2O लिक्विड होता है। C6H12O6 यहाँ पर सॉलिड रहता है, और O2 यहाँ पर क्या रहता है, गैस रहता है। ये तो हो गई इसकी फिजिकल स्टेट, रिप्रेजेंट कर दी हमने रिएक्टेंट की भी और प्रोडक्ट की।
कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होगी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में होगी। तो ये सनलाइट और जो क्लोरोफिल है ये रिएक्शन की क्या हो गई बोलो? कंडीशन हो गई। क्या हो गई? कंडीशन। तो कैसे बना सकते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम लोग ज्यादा इंफॉर्मेटिव? तो बताओ कैसे बना सकते हैं? तो पहला तरीका है बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट। उस केमिकल रिएक्शन की फिजिकल स्टेट को इंडिकेट कर दीजिए। सॉलिड है तो सॉलिड लिख दीजिए कोई चीज, गैस है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट गैस लिख दीजिए, और यदि वो एक्वस है तो एक्वस लिख दीजिए। दूसरा क्या है? बाय इंडिकेटिंग हीट चेंज। यदि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट कहां लिखिए? प्रोडक्ट की साइड, और यदि एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट कहां लिखिए? रिएक्टेंट की साइड। दूसरा देखिए, दूसरा तरीका क्या रहता है? बाय इंडिकेटिंग द कंडीशन। कंडीशन रिप्रेजेंट करिए। कंडीशन का मतलब है वो रिएक्शन किसकी मौजूदगी में या किसकी प्रेजेंस में हो रही है। जैसे फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है वो सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होती है, तो सनलाइट और क्लोरोफिल इसकी क्या हो गई बोलो? कंडीशन हो गई। क्या हो गई? कंडीशन। और थोड़ा समझिए, जैसे मैंने बोला था CaCO3 रहते हैं, तो CaCO3 क्या होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। कैसा रहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, सॉलिड रहते हैं। अब इसको रिएक्शन को कराने के लिए हमें हीट देनी पड़ेगी, तो यदि हीट देनी पड़ रही है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो किसकी साइड लिखते हैं हम लोग? रिएक्टेंट की साइड लिखते हैं। तो क्या बनेगा बोलो? ये क्या बनेगा? CaO बनेगा। CaO क्या रहता है? सॉलिड रहता है। और साथ में क्या बनेगा? CO2 बनेगा। तो CO2 यहां पर क्या रहता है? गैस रहता है। तो मैंने यहां पर इसको रिप्रेजेंट कर दिया। देखो एंडोथर्मिक का ये वाली है। तो एंडोथर्मिक में मैंने बोला कि यदि रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो उसमें आपको हीट लिखनी है, हीट को रिटर्न करना है, और किसकी साइड लिखना है? रिएक्टेंट की साइड। तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो मैंने बोला कैल्शियम कार्बोनेट है, कैसा है? सॉलिड है। इसको मैंने हीट दी, और जिसको मुझे हीट देनी पड़ती है रिएक्शन को कराने के लिए, तो हम लोग रिएक्टेंट की साइड लिखते हैं। तो हीट दी मैंने, और हीट देते ही ये डिकम्पोज हो गया। किसमें डिकम्पोज हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड में। और किसमें डिकम्पोज हो गया? CO। समझ आए कि नहीं? अब देखो एक्सोथर्मिक, देखो CaO है। CaO क्या रहते हैं? CaO क्या रहते हैं? सॉलिड रहते हैं। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई मैंने? H2O के साथ। तो H2O क्या रहते हैं? लिक्विड रहते हैं। दोनों आपस में जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे? CaOH का होल ट्वाइस बनाएंगे। और ये कैसा रहता है? कैसा रहता है? सॉलिड रहता है। और साथ में हमारे पास क्या निकलेगा? बहुत सारी क्या निकलेगी? दिखाई दे रहा है भाई? बहुत सारी क्या निकलेगी? हीट निकलेगी। समझ आएगी नहीं? तो यहां पर आपने देखा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो हम हीट रिप्रेजेंट करते हैं वो किसकी साइड रिप्रेजेंट करते हैं? प्रोडक्ट की साइड। तो एक जल्दी से आप लोग क्या ले लीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से लीजिए। ले लिया भाई बच्चों? वेरी गुड। देखिए मेरे दोस्तों, तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा कि भाई केमिकल रिएक्शन क्या है, रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। कुछ एग्जाम्पल देखे केमिकल रिएक्शन के अपनी रोजमर्रा की लाइफ में, डेली लाइफ में देखे। फिर हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी केमिकल रिएक्शन की। फिर हम लोगों ने देखा केमिकल रिएक्शन क्या होती है और केमिकल इक्वेशन क्या रहती है। फिर किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो स्टडी करेंगे उसका नाम है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो वहां पर हम 4-5 तरीके की केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, 5 तरीके की। पहली पढ़ेंगे जिसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। दूसरी का नाम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तीसरी का नाम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और पांचवी और लास्ट रिएक्शन पढ़ेंगे, वहां पर हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन है। देखिए मेरे दोस्तों, जो भी वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं मेरे दोस्त, आप लोग सपोर्ट करिए और अपने दोस्तों में भी क्या करिए? शेयर करिए। आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।